किरोड़ी लाल मीणा के संघर्ष को कैसे देखते हैं? नहीं, किरोड़ी लाल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, लेकिन अन्याय के खिलाफ उसने हमेशा लड़ाई लड़ी है और कभी भी पद की लालसा नहीं की। भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके खिलाफ भी रहे और अब फिर भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी, मंत्री रहते हुए भी हमेशा जनता के लिए संघर्ष किया है। 700 से ज़्यादा किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी और आखिर में झक मार करके नरेंद्र मोदी को देश के अन्नदाता से माफ़ी मांग करके काले कानून वापस लेने पड़े। जाट का नहीं है, जाट वो जाति है जो सामंतशाही से लड़ी है, अंग्रेज़ों से लड़ी है और निश्चित रूप से अगर उनका मुख्यमंत्री बनता है तो किसको क्या एतराज़ है। भाई हनुमान बेनीवाल आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, तो हम सब साथ हैं। अच्छा, वो बुरी जगह है किसान आंदोलन को लेकर के उन्होंने एनडीए बुरी जगह है। हाँ? पहले तो आपको कांग्रेस भी बुरी जगह लगती थी जब आपको गिरफ्तार नहीं, जब परिस्थितियां थी कांग्रेस के खिलाफ लड़े हम। अच्छा, 9 महीने में आपने क्या उठाया किसानों के लिए? संसद में क्या उठा लिया, ग्राउंड पे क्या उठाया, सड़क पे क्या आंदोलन किया? आप 8-2 आंदोलन कर चुके हैं बड़े अमरा राम जी। आप राम को कैसे देखते हैं, भगवान श्री राम को? आप अमरा राम, क्योंकि राम आपके पीछे आ रहा है सर। अरे राम का मैं कह रहा हूँ, हर गांव में मंदिर है। आप कैसे देखते हैं सर? मेरे को गांव के मंदिर की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपकी भावना क्या है? मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने राम, मैं आपकी भावना की बात कर रहा हूँ। अमरा राम, आप भारतीय जनता पार्टी पे आ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अमरा राम के पीछे राम आ रहा है, अमरा राम। तो वो राम जो शब्द आपके पीछे आ रहा है, आपकी राम भगवान में कितनी आस्था है? आप राम भगवान को कैसे देखते हैं? आपकी गठबंधन से चुनाव लड़े राजकुमार राउत कह रहे मैं भील प्रदेश बनाऊंगा, अलग से प्रदेश। आपको लगता है राजस्थान के 2 टुकड़े होने चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ, मैं न चाहते हुए भी बने हैं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है, बिहार से झारखंड बना है। वो जाति के नाम पे कौन सा प्रदेश बना? मुख्यमंत्री भजन लाल चुने गए हैं, आप मुख्यमंत्री को कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री है ही नहीं, मुख्यमंत्री कहाँ है? सरकार चल रही है। तो राम पे क्यों सवाल उठा रहे हैं आप? राम भगत मानी? नकली राम भक्तों को कह रहा हूँ, राम भगत नहीं है, नकली राम भगत है। राम भगत होते हैं। कौन है नकली राम भगत? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आप असली हैं? नहीं, असली मेरे तो नाम के आगे ही राम है, इससे ज्यादा और क्या सबूत होगा? गाय गौ माता तो मानते हैं ना? जब हिंदू धर्म में गाय की पूजा होती है, आदिवासी भी करता है ना गाय की पूजा सर। प्रकृति की पूजा करता है, वनों की पूजा करता है। ऐसे कोई गाय की पूजा नहीं करता। आप नहीं करते? आदिवासी करता है। मुझे राजकुमार राउत ने बोला मैं गाय की पूजा करता हूँ। नहीं, राजकुमार करता है इसका मतलब आदिवासी नहीं करते। उसने भी गलत किया इसका मतलब? अशोक गहलोत ने गलत किया इसका मतलब? नहीं, कौन सा गलत किया? मैं कह रहा हूँ वो, मेरी बात सुनिए ना सर। अशोक गहलोत ने गलत नहीं किया, मतलब रेंट पे मैंने मकान ले लिया, मैंने अपराध कर दिया, आपका मकान ले लिया। ना वो रेंट वाला वो अभी तोड़ा है ना? नहीं, इन्होंने भी तोड़ा, अशोक गहलोत ने भी तोड़ा। कौन सा? वहाँ टोंक रोड पे जहाँ पे कोचिंग थी, कोचिंग वाला माफिया था एक। कोचिंग वाला माफिया था। वो बिल्डिंग जो कोचिंग की कॉलेज की बनी हुई थी गैर कानूनी, तो 20 साल से 10 साल से पड़ी थी, जब क्यों नहीं याद आई थी? आपको तो बहुत पीटा कांग्रेस ने, आपको तो बहुत मारा कांग्रेस ने किसान आंदोलन में। आपने खुद ने कहा कि कांग्रेस ने भी मारा, बीजेपी ने भी मारा। तो इससे आप अमरा राम जी, राजस्थान का युवा तो ये परेशान है, कोई भी सरकार हो पेपर लीक हो जाता है, कांग्रेस की हो पेपर लीक हो जाता है, बीजेपी की हो पेपर लीक हो जाता है और पेपर बिक जाता है। लेकिन आरपीएससी के लोग वही भ्रष्ट लोग जेल में है ना। कौन पूरे कहाँ बैठे हैं? आरपीएससी के 2 मेंबर आज जेल में हैं। तो चेयरमैन, लेकिन जिन्होंने 100 लोगों को बिगर परीक्षा के सबसे जेल में किसने? बीजेपी ने डाला ये तो? नहीं, किसने भी डाला हो, कानून ने डाला है। अच्छा डाला ना? हाँ बिल्कुल। मतलब भजन लाल जी की अच्छी कार्रवाई है ना? भजन लाल जी से पहले ही चले गए थे, एक तो उससे पहले, ये सरकार आने से पहले ही चले गए थे। सर आप नशे की बात कर रहे थे, लोग तो सोशल मीडिया पे ट्रोल करते हैं कि आप नशे को प्रोत्साहन दे रहे हैं, इस हुक्के को। ये नशा नहीं है, ये तो किसान का, मुझे नहीं पता, लोगों ने लिखा है। नहीं, लोग तो क्या पता क्या क्या कहते हैं, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे। ये नशे पे नहीं है, किसान का सारा हुक्का मैं समझता हूँ नशे में नहीं होते। शराब है, स्मोक है, ये सब नशे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किसानों के नेता अमरा राम, जो कि 4 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार अमरा दिल्ली चले गए हैं और अमरा को लोगों ने, इनकी जनता के प्यार ने दिल्ली पहुंचा दिया है, किसानों ने दिल्ली पहुंचा दिया है और अब किसानों का झंडा दिल्ली में बुलंद करेंगे। और अमरा एक ऐसे नेता हैं जो लगातार 39 सालों से किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं।
सांसद अमराराम बेनीवाल का भारत रफ्तार पे बहुत बहुत स्वागत है। अमराराम जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को, आपके चैनल के पूरे स्टाफ को। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों का संघर्ष करते थे, फिर गांव का सरपंच बनाए 2 दफ़े। तो उस 2 दफ़े में भी किसानों की, गांव की समस्याओं के लिए संघर्ष। बिजली नहीं आती थी, उसके लिए संघर्ष। लोगों को कनेक्शन नहीं मिलते थे, कनेक्शन के लिए कनेक्शन मिल गया तो ट्रांसफार्मर जल जाता था, 7-7 दिन नहीं मिलता था। तो तमाम, चाहे वो किसान की समस्याएं हों, पशुधन की समस्याएं हों या अन्य कोई समस्याएं हों, तहसील की, थाने की, जिस तरह का व्यवहार प्रशासन का किसान के और गांव के गरीब के खिलाफ था, निश्चित रूप से उनके खिलाफ संघर्ष किया। और संघर्ष करते हुए, संघर्ष ही सबसे बड़ा मैं समझता हूँ, किसान को, गांव के गरीब को अपनी ताकत का एहसास कराने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ इसलिए ही राजनीतिक नेता सबसे ज़्यादा इस बात की जलेसी रखते थे और तरह तरह से उन्होंने रास्ते से हटाने की कोशिशें की, लेकिन जनता का साथ था, इसलिए जनता उन्हीं को हटा दिया, न केवल वो मुझे हटा पाए। अमराराम जी, वो क्या कहानी थी जब आप सरपंच थे, आपकी शादी हुई, दूसरे दिन, शादी के दूसरे दिन ही सुबह पुलिस 400 पुलिस वाले आ गए? ऐसा था कि जिस किसान छात्रावास सीकर में मैंने पढ़ाई की है, वो उस किसान छात्रावास का बहुत बड़ा इतिहास है। राजशाही के और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़कर के उस छात्रावास की स्थापना हुई थी, और वो इसलिए हुई थी किसानों पे होने वाले अत्याचारों के खिलाफ वहाँ बैठकर किसानों आंदोलन की रणनीति बना सकें, और किसान का और गांव के गरीब का कोई बच्चा अगर सीकर पढ़ने आए तो वो वहाँ रह सके। क्योंकि आज़ादी से पहले सीकर जो शहर था उसके 4 दरवाजे थे, और शाम 8 बजे बाद जो गांव के लोग थे उनको उस गेट से बाहर निकाल करके गेट बंद कर देते थे। बाहर कोई न बस्ती थी, न खाने का, न पीने का, न रहने का कोई इंतज़ाम था, केवल रेलवे स्टेशन थी। इसलिए निश्चित रूप से वो किसी न किसी किसान के घर जाके रुकते थे। तो उस आंदोलन के दौरान जब यहाँ के राव राजा को आंदोलन के कारण गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया गया, उसके बाद इस समझौते के साथ उस आंदोलन का समझौता भी हुआ और इस किसान छात्रावास के लिए ज़मीन का अलॉटमेंट भी हुआ। और तत्कालीन राजा कल्याण सिंह ने अपने लड़का उनका गोद लिया हुआ था, वो ख़त्म हो गया, हरदयाल सिंह, उसके नाम से एक कमरा बना के भी दिया। उस छात्रावास में मैं पढ़ा, और उस छात्रावास में पढ़ते हुए 1986 का बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों को मैदान में भी आना पड़ा। लेकिन उसके बाद 97 में, 22 अप्रैल 97 को उस छात्रावास पे एक कारण गोलियां चलाई गई, और एक 14 साल का बच्चा जो 9th क्लास का है वो उसमें शहीद हुआ, कानाराम। वो यादव जो थे? हाँ, कानाराम यादव, आपके दोस्त के बेटे, भाई? हाँ, भाई थे, छोटे भाई मंगल सिंह के। और बहाना ये किया गया कि मंगल सिंह को अरेस्ट करने के लिए गई थी पुलिस, और सामने से फायरिंग हुई, इसलिए हमने फायरिंग की, और कानाराम को, कानाराम के भाई ने गोली मारी। पर पत्थर तो मारे थे आपने? जब आप गोली मारोगे, आप लाठियाँ मारोगे, मैं तो था भी नहीं, मैं तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, और मैं उस समय जब फायरिंग चल रही थी 6 बजे से लेके 8 बजे तक, मैं उस कांग्रेस की सरकार ने चलाई थी, जिस कांग्रेस का आज़ादी के वक्त पूरे प्रदेश का अध्यक्ष था लादूराम जोशी, उसके पास बैठा हुआ था। लेकिन जब FIR लिखी गई तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो सबसे पहले नाम ऊपर अमराराम का लिखा गया। और शादी मेरी नहीं थी, परिवार में थी किसी की, और मैं रात को 11 बजे आया, और सुबह उठा तो पूरे गांव को घेर रखा है, रेसर लाएंगे। तो अमराराम जी, कभी आपको लगा नहीं कि आप अभियुक्त नहीं थे, अभियुक्त बना दिया गया, तो आपको ये पुलिस या व्यवस्था पर कभी आपने सवाल नहीं उठाए? कैसे तो असंख्य लोग होंगे जिनको बेगुनाह बंद हो जाते होंगे। बहुत उठाए, और यही नहीं हुआ। जब दाऊ देवीलाल और बलराम जाखड़ यहाँ से लड़ रहे थे, मेरे पे गांव में फायरिंग की गई, मेरे साथी मंगल सिंह पे मांडेता में फायरिंग की गई। वो तो
गांव वालों ने उनको इस तरह से सबक सिखाया कि फिर कोई बाहर से आकर के यहाँ गुंडागर्दी करने की कोशिश नहीं। तो एक जगह नहीं, बार बार ये कोशिश की गई रास्ते से हटाने के लिए। मेरे गांव अच्छा, में वो ऊँट पोलिंग वाला क्या किस्सा था? ऊँट से आप वो बचे? ऊँट इसी में था कि जब घेरा था मेरे को इस छात्रावास के गोलीकांड के बाद, तो निश्चित रूप से मैं जब वहाँ से घर से निकला तो रेसर पीछे से आए। पड़ोस में 1 किलोमीटर पे दूसरा गांव है बाडरवास, उसके स्टैंड से मात्र मैं कोई 30-40-50 मीटर पीछे होगा, और मेरे से पीछे वो रेसर होंगे 50 मीटर। पुलिस में रेसर होते थे पहले? हाँ, पुलिस में रेसर लाते होते थे ना, जिनको भर्ती करके। उन्होंने कहा चोर है चोर है, तो मेरे को गुस्सा आया और मैं वापस मुड़ के उन रेसरों के सामने घूमा तो दौड़ा, तो पुलिस ने, एसपी सब ने ये कर रखा था वो बहुत खतरनाक है, जान से मार देंगे। वो तो दौड़े और मैं उनके पास गया, तो वो तो सब जानते थे मेरे को। उन्होंने तो फिर आपको चोर बना दिया? पुलिस ने तो यही कहा। जब भी मेरे को गुस्सा आया और मैं वापस उनकी तरफ दौड़ा तो वो दौड़ गए। तो आप तो अकेले थे? मैं तो अकेला था, लेकिन उनको ये था कि वो आगे उन्होंने घरों के अंदर से दिया और आगे एक ऊँट भी उपलब्ध कराया, जिससे मैं दौड़ के 1 किलोमीटर आया। एकदम से उठ के दौड़ता है तो सांस फूलता है। पानी पिलाया उन्होंने, गुड़ खिलाया, ऊँट दे दिया, उससे मैं फिर मेरे को बचाने के लिए पीछे से मेरा बड़ा भाई दूसरा ऊँट लेके आया, उस पर फायरिंग की, गनीमत रही। दोनों तरफ से फायरिंग की, उसमें जो मेड होती है उसमें तो ये आंदोलन की ये कहानी बता रहे हैं अमरा राम। ये जब सरपंच थे तो ऊँट ने इनको बचाया, मतलब गांव के लोगों ने बचाया। ऊँट तो उनका था, ऊँट तो उनका था। 2-3 किलोमीटर ले जाने के बाद दरअसल ऊँट रेगिस्तान का जहाज है, और ऊँट जब यहाँ पे दौरों में दौड़ता है तो तेज दौड़ता है, उस समय ऊँट होगा, व्यवस्था जो होगी वो दे दिया। ऊँट थी, ऊँट जाता है उधर से, जीप जा नहीं सकती। हाँ तो क्या दौरों में वो जीप जा नहीं सकती, और सीकर के धोरे थे, और वो धावक भी ऊँट से तेज तो भाग नहीं सकते थे। पुलिस या सिस्टम में जो रेसर उन्होंने भर्ती कर रखे थे, तो अमरा राम जी की जान ऐसे बची। तो अमरा राम बच्चे, वो गांव वाले तो सब मेरे को जानते थे ना। वो चोर कहते थे, वो तो जानते थे ना चोर नहीं है, ग्राम पंचायत का सरपंच है, कॉलेज का अध्यक्ष रहा है। गांव वालों ने करीब ने वोट दे के बनाया है, नौकरी छुड़वा के बनाया है। तो उन्होंने इधर भेजा, पुलिस को उन्होंने उधर बताया। तो गुम हो गई, तो फिर तो पुलिस ने गाड़ियां जो चतुरपा थी वो लगाई। अमरा राम जी, आपकी धर्मपत्नी, परिवार ने कभी ये नहीं सवाल उठाया, भाई इतने आंदोलन करते हो, कभी कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? बोलते तो होंगे ही। जब वो मेरे को घेरने गए ने तो पानी लेके आ रही थी, उसने गड्ढे तो डाल दिए और उनके सामने हो गई। कभी ये सवाल उठाया ही नहीं। अच्छा। तो पूरा परिवार, गांव पूरा उस 1 साल तक आंदोलन चला। आप अंदाज़ा कीजिए, साथी मंगल सिंह, कमर त्रिलोक सिंह, बहुत से साथी 8-8, 9-9 महीने जेल में रहे। एक भाई की गोली का शिकार हो गया, दूसरे भाई को पुलिस पीट रही है। 1 महीने बाद में उसकी माँ नंदा देवी के नेतृत्व में लोग, हज़ारों की संख्या में युवा आए, उस माँ के सामने तीसरे बेटे का सिर फोड़ दिया। आप पुलिस लाइन में जाकर आप अंदाज़ा करो क्या माजरा होगा। इसका एक भाई गोली का शिकार हो गया, एक भाई को पीट के अधमरा कर दिया, और दूसरा उसकी माँ के सामने तीसरे बेटे के सिर फोड़ दिया। और एक का नहीं, 1 साल में हज़ारों लोगों को लाठियों से पीटा होगा। लेकिन वो जो करवा रहे थे उनको आते 93 में सफाया राजनीति से करने का काम किया। और 93 में जो 52 से चुनाव लड़ रहे थे, 93 में मेरे से हारने के बाद 96 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो सत्ता के खिलाफ संघर्ष हमेशा इन्होंने सड़कों पर किया है और आंदोलन करते किसानों की आवाज़ उठाई है। अमरा राम जी, कभी ये नहीं लगता था कि जब आप चुनाव हार जाते होंगे, 2004 में आप लोकसभा का चुनाव हार गए, कि मैं तो इतना संघर्ष करता हूँ सड़कों पर किसानों के लिए, लड़ाई लड़ता हूँ अपनी जनता के लिए, पटवारी से लड़ता हूँ, अपनी लोगों के लिए, आम लोगों से, मतलब नेताओं से लड़ता हूँ, अपने लोगों के लिए सत्ता से लड़ता हूँ, अपने लोगों के लिए अधिकारियों से लड़ता हूँ, और फिर मैं हार गया चुनाव?
ऐसा है, मैं विधानसभा का चुनाव 93 में जीता। और 93 में जिनको हरा के मेरे को भेजा था, मैं 55 में जन्मा था और वो 52 में चुनाव लड़ रहे थे। और राजस्थान में तीसरे व्यक्ति थे जो सबसे ज़्यादा जीतने वाले। सबसे ज़्यादा हरदेव जोशी जीते, जो 9 में से 9 जीते। भैरों सिंह शेखावत थे जो 9 में से 8 जीते। और वो व्यक्ति थे जो 9 में से 7 जीते हुए थे। पहला आ रहा था और एक इगेत्र में आ रहा था, फिर मेरे से आ रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ऐसे धुरंधर लोगों को, और कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत से कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक रहे, कोई विधायक वापस नेक्स्ट टर्म में रिपीट नहीं हुआ। 3 दफ़ा दौद से, और दौद से बीजेपी कांग्रेस के मिलके लड़ने के बाद में भी सीपीएम को जीता है। और जब मिलके भी नहीं हरा पाए तो उन्होंने एससी के लिए रिजर्व कर दिया कि अमराराम का रास्ता राजस्थान में बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस आती है, तो अमराराम का रास्ता चुनाव से नहीं होगा, इस सीट को रिजर्व करके कर सकते हैं। लेकिन उस आंदोलनों की देन थी, चाहे वो रावड़ा गढ़सना का ऐतिहासिक सिंचाई पानी के लिए था, चाहे 2005 का बिजली की पूरी रेट वापस करवाई। 86 में बड़े बड़े नेता जो मुख्यमंत्री रहे थे, मंत्री रहे थे, एक नहीं दर्जनों मंत्री रहे थे, वो सब आंदोलन में आने के बाद में भी एक नया पैसा बिजली का वापस नहीं हुआ। और 2005 का 8 दिन का पड़ाव था जिसने पूरा का पूरा रोल बैक ही नहीं किया। 1 लाख किसान जो 3 गुनी रेट से तबाह हो रहे थे, उनको भी सामान्य कराने का काम किया। तो उसी का नतीजा था कि फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सामने मुझे लड़ना पड़ा, और प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हारा और अमराराम 5000 से जीत गई है। निश्चित रूप से उसके बाद आपने इतना लंबा संघर्ष किया, आपने कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठाई, आपने बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाई, और क्योंकि जो आपकी पार्टी का विचार था वो हमेशा ये था कि सत्ता के खिलाफ, अगर सत्ता गलत कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, बेसिकली कम्युनिज्म का जो विचार है जी। लेकिन आपने इस बार कांग्रेस से जो आपका गठबंधन हुआ उसमें चुनाव लड़ा, जब आपको टिकट दी जा रही थी तो आपका मन में विचार नहीं आया कि इतने साल तो हम लड़ते रहे इस विचार के, कांग्रेस के विचार के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, ये आपको थोड़ा सा मन में पीड़ा नहीं हुई अंदर से? पीड़ा इसलिए नहीं हुई कि भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ थी और भारतीय जनता पार्टी है, वो देश की जंगे आज़ादी में भी अंग्रेजों और राजा महाराजाओं के साथ थी। आज़ादी में एक भी ऐसा नेता जनसंघ का एक गया था, वो माफ़ी मांग के वापिस आ गया, जिसको वीर कहते हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो देश की जंगे आज़ादी में। वीर सावरकर पे सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल। क्यों? भाई जेल में गए और माफ़ी मांग के आए, और फिर जेल से आने के बाद जब तक अंग्रेज रहे उनकी सेवा में रहे। मैं क्या उठा रहा हूँ, पूरा इतिहास इस बात का गवाह है। उन्होंने एक नहीं अनेक माफीनामे लिख के दिया जब अंग्रेजों ने छोड़ा, और इस बात की काले पानी की सजा तो हुई थी उनको। हाँ, सजा हुई थी, लेकिन माफी वीर हुए ना, एक दफा नहीं कई बार। और फिर लिख के दिया कि मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक अंग्रेजों की सेवा करूँगा। माफी वीर तो बहुत सारे हुए, बहुत सारे लोग थे, असंख्य लोग थे। नहीं, लेकिन असंख्य लोग फांसी पे चढ़ने वाले भी थे। 23-23 साल की उम्र में फांसी के फंदे वो चुनने वाले थे। उनके बहुत से हजारों लोग होंगे जिन्होंने जेलों की, काले पानी की सजाएं काटी है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बता दे कि वो नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जनसंघ के नेता थे, आरएसएस के नेता थे, और वो जंगे आज़ादी में उन्होंने जेल की सींग के। पर आपको तो बहुत पीटा कांग्रेस ने, आपको तो बहुत मारा कांग्रेस ने किसान आंदोलन में। आपने खुद ने कहा कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस ने भी मारा, बीजेपी ने भी मारा। सवाल ये नहीं है। सवाल आपने अभी एक कहानी बताई अमराराम जी, जब मेरी माता जी के सामने मेरा भाई पिट रहा था, मेरा एक भाई के गोली लगी उसकी मां के सामने, और आपने बताया कि मेरे साथ भी असंख्य बार इस तरह से किया, लेकिन सवाल मेरा ही नहीं है, सवाल है इस देश का, देश के संविधान का। मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो देश के संविधान को नहीं मानती। कांग्रेस मानती है? बिल्कुल मानती है। कांग्रेस कम से कम इस स्थिति में नहीं है। ठीक है, कांग्रेस ने भी बहुत सी बार सरकार गिराई,
नहीं, सरकारें गिराई सबसे पहले कम्युनिस्टों की गिराई है। आपातकाल भी लगा। नहीं, सबसे पहले 356 का कोई उपयोग हुआ नहीं संविधान में, तो हाँ। कम्युनिस्ट पार्टी के एम एस नमूद्रीपाद की सरकार पे हुआ। सवाल ये नहीं है कि कम्युनिस्टों को सबसे ज़्यादा 19 महीने जेल में भी सबसे ज़्यादा कम्युनिस्ट थे, एक भी माफ़ी मांग के नहीं आया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता अंदर रहे हैं वो 25,000 की आज पेंशन लेते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी में एक आदमी आप नहीं बता सकते कि हम जेल में देश के संविधान को बचाने के लिए गए थे, पेंशन के लिए नहीं गए थे। देश की जंगे आज़ादी में भी जो कम्युनिस्ट जेलों में रहे, यातनाएं सही, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, एक नए पैसे की भी पेंशन नहीं ली, और जिसने पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया उसको कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं रखा। तो कहने का मतलब ये है कि देश का संविधान, एकता, संवैधानिक संस्थाएं सबको तहस नहस कर रहे हो। अब आप देखिए, शायद इससे पहले कभी भी तो सबसे बड़ी सर्विस होती है यूपीएससी की, आईएएस आईपीएस। 100 से ज़्यादा बिगर परीक्षा के आईएएस बना दिए, और आईएएस ही नहीं बना दिए, जो 20 से 25 साल की नौकरी के बाद जॉइंट सेक्रेटरी होता है उसके पोस्ट पे बढ़ा दिए। तो इससे आप अमराराम जी, राजस्थान का युवा तो ये परेशान है, कोई भी सरकार हो पेपर लीक हो जाता है, कांग्रेस की हो पेपर लीक हो जाता है, बीजेपी की हो पेपर लीक हो जाता है, और पेपर बिक जाता है, लेकिन आरपीएससी के लोग वही भ्रष्ट लोग जेल में है ना। कौन पूरे कहाँ बैठे हैं? आरपीएससी के दो मेंबर आज जेल में हैं। तो चेयरमैन लेकिन जिन्होंने 100 लोगों को बिगर परीक्षा के सबसे जेल में किसने, बीजेपी ने डाला? ये तो नहीं, किसने भी डाला हो, कानून ने डाला है। अच्छा डाला ना? हाँ बिल्कुल। मतलब भजन लाल जी की अच्छी कार्रवाई है ना? भजन लाल जी से पहले ही चले गए थे, एक तो उससे पहले, ये सरकार आने से पहले ही चले गए थे, एक उनके बाद गए। लेकिन बीजेपी आज भी उस पेपर को रिजेक्ट नहीं कर रही है जिसमें 45 एसआई के सिलेक्ट अंदर है। आप क्या बोलते हैं, पेपर एसआई का पेपर रिजेक्ट होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? जब आप 45 लोगों को ये कह रहे हो कि इन्होंने किया है, और वो 100 से ज़्यादा लोग हैं, आरपीएससी के 2 लोग उस मेंबर जेल में हैं जिन्होंने पेपर आउट किया है। तो पेपर आउट किया है, सैकड़ों लोग जेल में हैं, और वो थानेदार बनेंगे। एक एक तहसील में सैकड़ों थानेदार बन गए उस पेपर लीक से, और उनको रेगुलर करना चाहती है सरकार। और मैं नहीं कह रहा, वो तो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री कह रहा है, आज तो मंत्री है, उससे इस्तीफा दिया, वो कह रहा है कि पेपर परीक्षा रद्द होनी चाहिए। कौन कह परीक्षा? किरोड़ी लाल मीणा। अच्छा, आप किरोड़ी लाल मीणा के संघर्ष को कैसे देखते हैं? नहीं, किरोड़ी लाल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, लेकिन अन्याय के खिलाफ उसने हमेशा लड़ाई लड़ी है, और कभी भी पद की लालसा नहीं की। आप उनको मानते हैं अच्छा नेता? नहीं, मैं कह रहा हूँ संघर्ष नेता वो भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके खिलाफ भी रहे, और अब फिर भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी, मंत्री रहते हुए भी, हमेशा जनता के लिए संघर्ष किया है। चाहे वो सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री जिसमें 5,000 से ज़्यादा मजदूर थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राज में भी और कांग्रेस के राज में भी हमेशा पीड़ित के पक्ष में उन्होंने संघर्ष करने का काम किया। तो आप अपने जैसा नेता मानते हैं? आप भी पीड़ित के, शोषित के पक्ष में? बिल्कुल, उनकी पार्टी वो है। बाकी तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी में कोई सबसे ज़्यादा जनता के लिए लड़ने वाला है तो किरोड़ी मीणा। तो क्या उनको कुछ अच्छा बनाना चाहिए था, आपको लगता है? नहीं, वो तो उनकी पार्टी का काम है, लेकिन मैं कहता हूँ भाई, उन्होंने इस्तीफा दे रखा है, और भारतीय जनता पार्टी की कौन सी मजबूरी है कि उनको इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे हैं। 5 महीने हो गए लोकसभा के चुनाव को। तो नहीं, मतलब सवाई माधोपुर ये जो युवा है लगातार मांग कर रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री वो तो अपने नेता के लिए करें। आपको क्या लगता है? आपको लगता है उनको जो मंत्री पद दिया गया सही नहीं, जो मंत्री पद दिया गया सही नहीं? उनकी पार्टी का काम है किसको मंत्री बनाए। आपका दिल क्या कहता है? आपने कहा ना मेरे जैसे नेता है वो। मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने संघर्ष किया है, और कभी भी मंत्री की परवाह नहीं की। वो भारतीय जनता पार्टी में फल मिला क्या उनको? निश्चित रूप से फल तो जनता ने तो वो दिया है। मैं समझता हूँ वो 5 दफे या 6 दफे रह गए वो विधायक। लोकसभा में सांसद निर्दलीय रह गए, अभी राज्यसभा में है 2-2, 3-3 दफे वो सांसद रह गए, 5 दफे वो विधायक रह गए, मंत्री रह गए,
और वसुंधरा जी की सरकार थी जब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे करके बाहर आए और 3 चुनाव उन्होंने अपने दम पे लड़े। एक दफ़ा वो निर्दलीय लड़े, फिर उन्होंने पार्टी बना के लड़े। तो मैं समझता हूँ अगर नाड़ नीति करके भारतीय जनता पार्टी में रहते तो उनको मंत्री से कौन हटाने वाला था? निकाला नहीं था, उन्होंने इस्तीफा दे के बाहर आए थे और अभी भी इस्तीफा दिया है। और जनता ने उनको जिताने में मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं है। निर्दलीय सांसद वो जीते हैं, या तो करणी सिंह महाराजा जीते थे जो राजा थे, या फिर किरोड़ी मीणा जीते। वो तो ये कह रहे हैं कि मेरे को जनता ने इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है कि जनता ने नाराज किया मुझे लोकसभा चुनाव में और मैंने बहुत सेवा की, इनकी आंदोलन की। अब वो तो उनकी बात है, बाकी मैं समझता हूँ बहुत जनता ने जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा है उनको जिताया। ये तो बात अलग है कि वो जरूरी नहीं कि वो कहे उनको जिता दे। नाराजगी क्या लगती है आपको उनकी? नाराजगी तो वही बता सकते हैं। आपको क्या लगती है? आपके पुराने मित्र हैं। नहीं, नाराजगी तो यही है कि उनके स्ट्रक्चर के अनुसार एग्रीकल्चर दिया, वो भी उनके 3 टुकड़े करके 1 टुकड़ा दिया। इसका मतलब तो गलत करा आपको लगता है? बिल्कुल गलत किया। अमरा राम जी कह रहे हैं कि करोड़ी लाल मीणा के साथ गलत किया। तो अमरा राम जी, कांग्रेस ने आपके साथ कौन सा अच्छा किया? इस बार टिकट दी, वैसे तो कहाँ अच्छा किया? नहीं, टिकट ऐसा है कि 2 दफ़ा पूरे, आप इसको बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए 2014 में एक भी वायदा पूरा नहीं किया। और पूरे संविधान, संवैधानिक संस्थाएं, आपका चुनावी बॉन्ड जो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको गैर कानूनी बता दिया। पैसे लोगों के रेड मारो, पैसे ले और फिर बरी भ्रष्टाचारी 72 हज़ार करोड़ रुपए के भ्रष्टाचारियों का आरोप लगाने वाले उनके साथ आज उप मुख्यमंत्री बने बैठे। मतलब जो उनके साथ आ जाए वो तो भ्रष्टाचारी भी शिष्टाचारी, और उनके खिलाफ कोई लड़े तो वो भ्रष्टाचारी। मैं समझता हूँ इसलिए 14 और 19 में जिस तरह से उन्होंने सत्ता में रह करके एक भी वायदा पूरा करने की बजाय सांप्रदायिकता के आधार पे लोगों के दिलों में दीवार पैदा करके अपने राजनीतिक सोच ऐसे की, इसलिए देश के संविधान को, देश की संवैधानिक संस्थाएं और जनतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बना। उसका हिस्सा CPM भी थी और पार्टियां थी। उसका नतीजा है कि आज 234 सांसद, 14 और 19 में कोई राजनीतिक दल प्रतिपक्ष में ऐसा नहीं था जो 10% सीट लेके प्रतिपक्ष का नेता बन गया। जो कांग्रेस लगातार 52 से लेकर के 71 तक एक छत्र राज कर रही थी, उसकी ये हालत हो गई इस सांप्रदायिक राजनीति के चलते हुए। जो सांप्रदायिक और कॉरपोरेट परस्त जो गठजोड़ की राजनीति चली, उससे ये हालत हो गई। और निश्चित रूप से कांग्रेस ने भी अपने को रिवोक किया और सब ने मिल करके लड़ा, और उसका नतीजा है कि जो 400 पार की बात करते थे उनको 240 पे लाके रोक दिया और ब्रेक लगाने का काम कर दिया। आज वो नशा नहीं है जो 10 साल से नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से 2 व्यक्तियों के लिए सरकार और 2 व्यक्ति सरकार चला रहे थे, वो आज की तारीख में नहीं है। सर, आप नशे की बात कर रहे थे। लोग तो सोशल मीडिया पे ट्रोल करते हैं कि आप नशे को प्रोत्साहन दे रहे हैं, इस हुक्के को। ये नशा नहीं है, ये तो किसान का मुझे नहीं पता, लोगों ने लिखा है। नहीं, लोग तो क्या पता क्या क्या कहते हैं। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा। ये नशे पे नहीं है। किसान का सहारा हुक्का मैं समझता हूँ नशे में नहीं होते। शराब है, स्मोक है, ये सब नशे हैं। आपका मतलब आपकी पहचान है? नहीं, ये हर किसान पीता है। अच्छा, आप, मुझे कोई लोग कहते थे कि अमरा राम ने वोट हुक्का पी के ही बहुत सारे वोट हासिल किए, दोस्त बनाए। और भी बहुत हुक्का पीते हैं, वो तो संसद नहीं गए, न 4 दफा लगातार विधानसभा गए। केवल हुक्का पीने से नहीं होता, वो ऐसा है कि हर किसान पीता है, इसलिए अमरा राम भी पीता है। आप वहाँ जाते थे, लोग हुक्का लगा देते, ऐसा क्या है? चिलम लगाते, मैं पीता हूँ, इसमें क्या है। लेकिन ये कोई नशे में नहीं आता। अच्छा, आप कह रहे हैं नशे में नहीं आता? नहीं, और कौन कह रहा है कि हुक्का नशे में आएगा? कहाँ लिखा हुआ है हुक्के पे? कहाँ लिखा हुआ है कि ये नशा है? बीड़ी पे लिखा होगा, सिगरेट पे लिखा होगा, इस पे तो नहीं लिखा हुआ है। देखिए अमरा राम जी, हंसी मजाक भी हो गई। अमरा राम जी, राजस्थान में अभी पिछली सरकार में बीजेपी ने मुद्दा उठवाया, किसानों की कुर्की होगी,
और कांग्रेस के पिछली 2018 के दौरान राहुल गांधी के कहते कि 10 तक गिनती गिनोगे किसानों को संपूर्ण कर्जा माफ़ हो जाएगा। बीजेपी ने मुद्दा उठाया, अब 9 महीने हो गए, क्या कर्जा माफ़ हो गया क्या? न कर्जा माफ संपूर्ण जो 3 दिन में करने का था कांग्रेस ने नहीं किया, और जो बीजेपी कहती थी न वो किया। हालत ये है कि कांग्रेस ने जब कहा कि किसान की किसी की भी ज़मीन नीलाम नहीं होगी, ये भारतीय जनता पार्टी बड़े किसान हितैषी होने का ड्रामा करती थी, सदन में भी करती थी, सदन के बाहर भी करती थी। अब हालत ये है, आप देखिए इसी भारतीय जनता पार्टी के ये जब मैं जीतने के बाद श्री माधोपुर गया हूँ, अभी की बात है, एक दिन का ये मैंने राउंड किया। ये जो नीलामी आदेश है, राजस्थान सरकार कार्यालय उपखंड अधिकारी मजिस्ट्रेट श्री माधोपुर 28/8/2024 सुगनाराम पुत्र जोधाराम रतनपुरा की ज़मीन नीलामी का है। ये दूसरा है सुखाराम पुत्र मांगूराम रतनपुरा। ये 2 हैं जो उनकी किसान की ज़मीन नीलामी करने के आदेश हैं। अच्छा, कुर्की हो गई इनकी? हाँ, कुर्की के आदेश हैं। अच्छा, आप अंदाजा कीजिए, अंग्रेजों के वक्त भी, राजशाही के वक्त भी किसान का बैल और किसान का घर कुर्क नहीं होता था। आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर कर्जा नहीं चुक रहा है तो सरकार की नीतियों के कारण नहीं चुक रहा है। इसलिए जब तक रहन होगी वो ज़मीन को किसान वैसे भी नहीं बेच सकता। जब भी उसके पास पैसा होगा सरकार का पैसा चुकाएगा। ये पूंजीपतियों की नई तरह नहीं है कि अगर दिवालिया हो गया तो दिवाला पिटने की हालत हो जाएगी। इसलिए केवल और केवल किसान के नकली हमदर्द होने का भारतीय जनता पार्टी ड्रामा करती है। और अब तो और कर दिया है कि राजस्थान के दूरस्थ 700 किलोमीटर दूर किसान बैठा, उसकी ज़मीन जयपुर नीलाम होती है ऑनलाइन और लोग नीलाम कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी तो किसान की हो ही नहीं सकती। किसान को एमएसपी स्वामीनाथन के अनुसार देने की बात की थी, और प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए, जो 2013 का कानून 1885 को बदल करके किसान के पक्ष में किया था। उसको तहस नहस करने के लिए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए। देश का किसान लड़ा और वापस लेना पड़ा, और फिर आपके कोरोना के वक्त में किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेके आए, जिससे किसान भी तबाह होता, देश का आम उपभोक्ता भी तबाह होता, और बड़ी बड़ी कंपनियां, अंबानी अडानी कंपनी 140 करोड़ लोगों की रोटी पे मुनाफे का चाकू चलाती। मैं समझता हूँ उसके खिलाफ भी देश के तमाम किसान संगठन जो किसान हितैषी हैं उन्होंने मिल कर के 1 साल से ज़्यादा समय तक लड़े। 700 से ज़्यादा किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, और आखिर में झक मार करके नरेंद्र मोदी को देश के अन्नदाता से माफ़ी मांग करके काले कानून वापस लेने पड़े। अमराराम जी, किसान देश के मजदूरों के खिलाफ भी जो 44 कानून इस देश के मजदूर ने, जो सुई से हवाई जहाज तक बनाता है, उसने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद सामाजिक सुरक्षा, काम के घंटे, एक्सीडेंट होने पर मुआवजे का, जितने भी मिनिमम वेज का, जितने कानून 44 बनाए थे संघर्ष के माध्यम से, उन सबको समाप्त करके 4 मजदूर संहिताएं, मैं समझता हूँ आज भी उन संहिताओं को लागू नहीं कर पाए हैं। वो है इस देश का किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र सब मिल कर के लड़े, वो न संहिताएं लागू कर पाए हैं और काले कानून वापस लेने पड़े हैं। बशर्ते उसमें लिख के दिया था एमएसपी का, वो आज भी नहीं किया। उन किसानों को मुआवजा जो 700 सही दिए थे उनको नहीं दिया। जितने भी केस किसानों को प्रताड़ित करने के लिए झूठे मुकदमे लगाए थे न वो वापस लिए। लेकिन किसान लड़ेगा, और सरकार को जो वायदा किया था एमएसपी कानूनी गारंटी होगी और स्वामीनाथन के अनुसार होगा। देश का किसान लड़ेगा, और या तो एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, वरना सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। एमएसपी को लेकर अब भी आंदोलन जारी है? बिल्कुल जारी है, और वो तमाम इस देश के तमाम किसान संगठन 500 से ज़्यादा, जिनके झंडे अलग हैं, जिनके डंडे अलग हैं, जिनके नेता अलग हैं, लेकिन
मुद्दा सबके लिए समान है, किसान को उसकी कीमत मिले। जब पैन कोई बनाता है वो अपना तमाम लागत और मुनाफा जोड़ के ले सकता है, तो 140 करोड़ लोगों के लिए जो रोटी जैसी जिनके खाए बिगर जिंदा नहीं रह सकता वो पैदा करता है, वो तो न्यूनतम मांग रहा है, अधिकतम नहीं मांग रहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांग रहा है और आज़ादी के 76 साल बाद मांग रहा है। और वो सरकार जिसने वायदा किया, जो मुख्यमंत्री गुजरात के रहते हुए 2011 में मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिख के देते हैं किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी होनी चाहिए, और जब प्रधानमंत्री बन गए 14 में तो देश के सर्वोच्च न्यायालय में लिख के दिया कि अगर किसान को एमएसपी की गारंटी होगी तो देश कंगाल हो जाएगा। 5 रुपये वाला प्याज 75 में बेचता है, 15 रुपये वाला लहसुन 400 रुपये किलो में बेचता है, जब तो देश विकास करता है। किसान जिसने 4 महीने लहसुन पैदा किया, जिसने प्याज पैदा किया, उसको 15 रुपया और 5 रुपया मिलता है, और ख़रीद के खाने वाले को 400 रुपये किलो में और 65 रुपये और 70 रुपये किलो में मिलता है जब विकास करता है। सर, कंगना रनावत जो सांसद भी है बीजेपी की, पहले एक्ट्रेस थी, वो बयान दे रही है कि किसान आंदोलन के आड़ में हिंसा करना चाह रहे थे किसान, और श्रीलंका जैसी परिस्थितियां भारत में हो जाती, संसद पे कब्जा हो जाता, ऐसा बयान कंगना रनावत ने हाल ही में दिया। हालांकि बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया उनसे। मुझे शर्म आती है ऐसे सांसदों पे। भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ड्रामा करती है, उससे कंगना से उसके बयान से पल्ला झाड़ा है, उससे तो नहीं झाड़ा है। अगर वाकई की भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह में किसान के प्रति रत्ती भर भी शर्म होती तो कंगना रनौत जैसी को भारतीय जनता पार्टी से निकालते। जो इस देश के अन्नदाता ही नहीं है, बहुमत मतदाता है, और उनके खिलाफ मैं समझता हूँ वो किसान हैं जिनके 700 से ज़्यादा शहीद होने के बाद में भी कभी भी अराजकता का एक कदम भी किसी ने नहीं उठाया। वो किसान जो 12 महीने से ज़्यादा समय तक 390 दिन तक जो सड़कों पे बैठे रहे, उनके खिलाफ कीलें गाड़ दी गई, उनके कटीले तार लगा दिए गए, और फिर पंजाब से 9 दिसंबर 2021 के लिखित आश्वासन को लागू करने के लिए आए, तो क्या क्या नहीं किया उनके साथ। एक्सपायरी डेट के अश्रु गैस के गोले ड्रोन से उनके खिलाफ छोड़े गए, किसान शहीद हुआ, और आज भी वो बैठे हुए हैं इस बात के लिए जो 9 दिसंबर 2021 को मोदी सरकार ने लिखित में वायदा किया था। एक कदम भी आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ किसान का तो नाम भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को नहीं लेना चाहिए। वो किसानों की सबसे बड़ी, आज तक की सबसे बड़ी कोई दुश्मन सरकार आई है जो उनकी ज़मीन लेना चाहती है, वो किसान ही नहीं रहना देना चाहती, उसको भाव नहीं देना चाहती, जबकि हर चीज़ बीज, खाद, डीजल, पेस्टिसाइड सब कंपनियों के हवाले कर दिया। और अभी अभी का है कि एक विदेश की कंपनी थी जो खीरे का, इनके ही राज में जो डबल इंजन की सरकार है, नकली बीज दिया किसानों की, सीकर और नागौर की भी फसलें नष्ट हो गई। मैंने लोकसभा में भी उठाया और उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया है। तो मैं समझता हूँ ऐसी हज़ारों कंपनियां किसानों को लूटती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में आराम से किसानों को तबाह करती है। किसानों को एक नया पैसा भी, केवल इससे काम नहीं चलेगा कि उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। उन किसानों को जो नुकसान हुआ है, इस देश और प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है, कानून उन दोनों सरकारों ने बनाए हैं, उन किसानों का जितना नुकसान हुआ उस कंपनी से मुआवजा दिलाने का काम भी सरकार। अमरा राम जी, आप भी उस आंदोलन में थे, मैं भी कवर करने आया था। कुछ असामाजिक तत्व तो थे वहाँ पे? नहीं, वो उनके ही साथ थे। किन के साथ थे? जो जिसने झंडा फहराया लाल किले पे, दीप सिंधु, किसके साथ बैठा हुआ था? सिंघू पे, पुलिस के साथ बैठा हुआ था। ब्रेकेट लगे हुए थे, किसान आंदोलनकारी इधर थे, उसके उस साइड में जहाँ पुलिस तैनात थी वहाँ दीप सिंधु और उनके लोग बैठे हुए थे। ये तो साजिश थी, सिर्फ ये नहीं थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी की योजना के तहत आए थे, योजना के तहत झंडा फहराया था। वहाँ से चल के वो
पुलिस के पैरे में ही लाल किले तक पहुँचे हैं। कैसे पहुँच गए? बाकी किसान संगठनों ने तो सिंगू, टिगरी, गाजीपुर, शाहजहाँपुर जो उन्होंने रूट दिया उस पर उन्होंने अपना ट्रैक्टर मार्च किया। एक कंगना पे आपने एक ट्वीट किया था, बड़ा वायरल हुआ। कोई टिप्पणी आपने ऐसी की थी? मतलब करना ही चाहिए वो, अगर किसानों के खिलाफ इस तरह से बोलेगी। आपने ऐसी लैंग्वेज क्यों बोली थी? मैंने कहा ठीक किया मैंने, और क्या, मैंने कोई गलत शब्द नहीं कहा। मैंने ये कहा कि ऐसे बोलने वालों को यही सजा मिलनी चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए। थप्पड़ मार दिया, ये गलत, वायलेंस ठीक है क्या? भाई उसने किसानों को क्या क्या नहीं कहा। सर आज गांधी जयंती है, आज के दिन तो ऐसे मत बोलो वायलेंस ठीक है। अरे वायलेंस मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन जिसकी माँ को कोई गालियां देगा, आपकी माँ को, आपके पिताजी को, आपकी दादी को कोई गालियां देंगे तो आप माला तो नहीं पहनेंगे। नहीं, पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, कानून की व्यवस्था है, अहिंसा परमो धर्म की बात है। उसने परमिशन लेके गाली निकाली थी क्या? कंगना रनौत सांसद है, संविधान की शपथ ली है, उसको क्या राइट है कि किसान वर्ग को किसी एक व्यक्ति को दे सकती है, वो अमरा राम को दे सकती है, दीजिए, उसका वो प्रति उत्तर देगा। लेकिन किसान वर्ग जो रोटी जैसी चीज पैदा करता है, बहुमत मतदाता है, और उसको चुनने वाले भी बहुमत किसान मतदाता है। इसका मतलब तो अमरा राम वायलेंस में विश्वास रखते हैं, तो अमरा राम कह रहे हैं कि ऐसा कोई करेगा। मैं इस बात का हामी नहीं हूँ कि कोई मेरे पे हमला करे, इस गाल पे थप्पड़ मारे और दूसरा गाल सामने कर दे। अमरा राम इसमें विश्वास। तो आप गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित नहीं? गांधी जी ने बहुत कुछ किया है। गांधी जी का मैं सम्मान करता हूँ। गांधी जी के आज जन्मदिन है, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। फिर गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। लेकिन मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि कोई दुश्मन। अमरा राम का विचार यह है कि कोई एक थप्पड़ मारो तो दूसरा थप्पड़ मार दो। गांधी की तरह विचार नहीं है कि दूसरा गाल आगे कर दो। नहीं, गांधी ने भी कभी गाल आगे कहा था ना, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। हाँ, ये कहा था, लेकिन गांधी ने ये नहीं कहा कि थप्पड़ मारते हैं तो दूसरा गाल कर दो। गांधी जी ने कभी हिंसा की तरह कोई बात नहीं, अमरा राम ने भी कोई हिंसा नहीं की। आपने बताया आपने कहा मैंने पुलिस से मुंह मोड़ा और मैं पुलिस की तरफ घूरा और मैंने पुलिस को वो जब मेरे को चोर कहेगी, आपने कहा पुलिस को पत्थर भी मारे हमने। नहीं, मैं तो था ही नहीं वहाँ। मैं कहाँ पत्थर मारता, मैं तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर था। आपने कई राम को तो मुलजिम कहा। आपने खुद ने कहा लाठी बाटा जंग हुई पुलिस से कई बार हमारी। भाई लाठी जब मारेगी, आप बताओ, गाड़ी को अगर आप पत्थर मारोगे तो बोर देती है, और पुलिस अगर लाठी देगी तो लोगों के पास तो लाठी और बंदूक नहीं होगी। हाँ। तो आपका मतलब है कोई उत्तर का प्रति उत्तर तो मैंने दिया है जीवन में, देना चाहिए। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि उत्तर नहीं दिया है। तो फिर गांधी जी ने तो अहिंसा के दम पे पूरी आजादी। पाकिस्तान की फौज अगर हमारे जवानों को मारते हुए आए तो माला पर आएंगे, देश की सुरक्षा हो जाएगी। तो फिर तो गांधी का विचार आपसे मिलता नहीं? नहीं, गांधी जी का विचार का मैं विरोध नहीं करता। नहीं, अहिंसा परमो धर्म। आप तो मुझे ये बता दो, हमारे दुश्मन देश की पाकिस्तान की फौज हमारे जवानों को गोली स्वीकार कीजिए ना, गांधी का विचार नहीं मिलता आपसे। मैं गांधी की बात नहीं करता। मैं तो आप बता दीजिए, पाकिस्तान की फौज हमारे जवानों पे गोली चलाएगी तो पाकिस्तान की फौज को माला डालेंगे? नहीं, गोली मारेंगे। गोली मारनी चाहिए ना। हाँ। फिर गांधी का सिद्धांत तो गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ है ना। आप उस सिद्धांत का विरोध में है ना? अहिंसा वाले सिद्धांत के विरोध में या पक्ष में, ये बता दीजिए। नहीं, मैं हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह का कृत्य कोई करेगा तो उसका उत्तर देना ही पड़ेगा। किसी ने मुंह से बोला, आपने उसको थप्पड़ मार दी, ये कौन सा नहीं, उसने वो संसद सदस्य है। थप्पड़ मारने वाले तो संसद सदस्य नहीं है। उसकी माँ को कोई गालियां देगा तो पुलिस में कंप्लेंट कराती, कानून है भारत में। नहीं तो वो कौन सी पुलिस से परमिशन लेके गालियां निकाल रही थी? भाई किसी की माँ को आप गालियां दोगे तो थाने में एफआईआर होती है ना। उसको तो अगर किसानों। अमरा राम जी, एक बात बताइए, आपको घर पे कोई आता है, अब शब्द बोलता है ना, बुरी भाषा में बोलता है, आप थप्पड़ मार देंगे? नहीं, थप्पड़ तो नहीं मारूंगा, लेकिन क्या माला भी नहीं पहनाऊंगा उनको। माला तो आप कंप्लेंट करेंगे ना सांसद के तौर पे, आप कंप्लेंट करेंगे? नहीं, कंप्लेंट करेंगे, लेकिन कंगना रनावत को आपने गलत बोला? नहीं, बिल्कुल मैंने सही बोला, आज भी कह रहा हूँ सही बोला। और उसने जो कृत्य किया उसकी माँ के, उनके किसान वर्ग पे जिस तरह का उन्होंने बयान दिया, निश्चित रूप से उन्होंने ठीक किया।
उन्होंने ठीक किया, थप्पड़ मार के बिल्कुल ठीक किया। ठीक किया। तो आपके इधर कोई आपको गाली बकेगा, आप थप्पड़ मारेंगे? नहीं, मेरे को गाली क्यों बकेगा? मान लीजिए कोई नाराज हो जाए आपसे, आपका कार्यकर्ता, आपका वो लोग, यहाँ का जनता। नहीं, कोई... जनता, देखो जनता सर्वोपरि है, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर अमराराम के साथ पूरे किसान वर्ग को कोई गालियां देगा तो अमराराम किसी भी सूत्र में बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आप भी बात का उत्तर थप्पड़ से देंगे? नहीं, बिल्कुल, इसमें क्या दो राय है, वो अगर गालियां देगा। अच्छा, आपका मतलब है किसान को पूरा गाली वर्ग- बकी तो अमराराम लठ भी उठाना जानता है? बिल्कुल जानता है। क्यों नहीं जानता? अगर किसान को कोई गाली अमराराम निर्जीव नहीं है, जिंदा पत्थर तो है नहीं। अगर वर्ग को, देश को कोई गालियां देगा, देश पे कोई हमला करेगा, तो आप बताइए, गांधी जी का देश है तो फिर गोली नहीं चलाएंगे? फौज गोली नहीं चलाएगी? फौज किस बात के लिए? हमारे दुश्मन अगर हम पे गोली चलाएंगे तो निश्चित रूप से गोली का जवाब गोली से ही देते हैं। नहीं, वो तो मुंह से बोल रहे थे ना, गोली कहाँ चला रही थी वो तो? नहीं, उससे ज़्यादा गोली और क्या चलाए, पूरे वर्ग पे, किसान वर्ग को गालियां दे रही थी, और वो दे रही थी तो संविधान की शपथ लेके आई। सर, आप अभी जो चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी के समर्थन से लड़े, जिसके अध्यक्ष गोविंद डोटासरा है, वो एक जाट नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष जाट तो जन्म तो किसी न किसी जाति में लिया ही है। नहीं, आप मानते हैं मतलब क्या? कांग्रेस में कोई अध्यक्ष बन गया और वो जाट बन गया तो कोई गुनाह हो गया? जाट तो है ना, है ही जाट, जाट के जन्मा है, जाति है, जाति आजकल तो आपको फार्म में लिखी आप मानते हैं कि वो जाट नेता है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस का नेता, आप कह रहे हो जाट नेता है। नहीं, स्थापित तो हो चुके। नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं कांग्रेस के। अमराराम राजस्थान की कम्युनिस्ट पार्टी का। वो तो जहाँ जाते हैं बोलते तेजा सुपर डुपर, बोले तेजा कर तो के मैंने। तेजा का किसी कुल का देवता है तो उसका नाम लेना कोई गुनाह है? नहीं, वो तेजा जी महाराज को बाकी मानते तो कोई हैं। नहीं लेते क्या? सर, मानते हैं। घनश्याम तिवारी और भजनलाल जी नहीं लेते क्या परशुराम का नाम? नहीं, परशुराम का नाम ले, कोई तेजा जी का नाम ले, लेकिन तेजा जी का नाम लेके प्रचार कर रहे हैं तो अपने आप को जाट नेता स्थापित तो कर लिया ना उन्होंने। अब आप कुछ भी कहें, पॉलिटिकली गुनाह भी लिया सर। नहीं, पॉलिटिकली क्या बुना लिया क्या नहीं, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो 4 दफे तो आपको क्या एतराज अगर जाट नेता स्थापित हो गए तो? नहीं, मैं जाट का ही नेता, वो जितने अच्छा, मतलब बहुत बड़े नेता हैं वो, राजस्थान के सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कांग्रेस के तो बड़े ही नेता है। नहीं तो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? नहीं, मुख्यमंत्री बनाएं कि नहीं बनाएं का अभी तो उनका बहुमत नहीं है, और जब बहुमत आएगा, जब उनकी पार्टी तय करेगी, उनके विधायक तय आप करेंगे। भी तो जाट हैं। नहीं, जाट ऐसे जाट के तौर पे आपको अच्छा नहीं लगता क्या एक जाट का मुख्यमंत्री हो राजस्थान में? आज तक तो बना नहीं। आपको लगता है बनना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं बनना चाहिए? किसान कौम से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों नहीं बन पा रहा? अब ये तो जो पार्टियां जो बहुमत में आई है, किसानों के नेता अमराराम जी रिसर्च नहीं किया क्या कभी, क्यों नहीं बन पा रहे? भाई कांग्रेस ने किया राज, भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, किसी ने मुख्यमंत्री जाट को नहीं बनाया, क्यों? डरते हैं? अब वो पार्टियां बताएं आप बताओ ना, बनाया। क्यों नहीं बनाया? मेरी पार्टी का तो बहुमत आया नहीं, मेरी का आता तो बढ़ जाता। नहीं, आपको क्यों लगता है, डरते हैं क्या ये? नहीं, क्या है ये तो उन दोनों से सवाल पूछना। अध्यक्ष मदन राठौड़ है और इधर डोटासरा है कि उनकी पार्टियों ने क्यों नहीं बनाया। मेजोरिटी तो उनकी है, ये हर 5 साल से सरकार बदलती है। अमराराम की पार्टी का तो मेजोरिटी लोग कहते हैं, पीपल आर सेइंग ऑन सोशल मीडिया कि 60 से 80 सीटों पर डोमिनेंस जाट समाज का है। सवाल जाट का नहीं है, जाट वो जाति है जो सामंतशाही से लड़ी है, अंग्रेज़ों से लड़ी है, और निश्चित रूप से अगर उनका मुख्यमंत्री बनता है तो किसको क्या एतराज़ है। जब सबके बने हैं मुख्यमंत्री, तो अगर जाट का बनता है तो क्या बुराई है? अगर सतीश जी बनते तो आप समर्थन करते उनका? नहीं, मैं तो समर्थन क्यों करता? आपने कहा ना जाट का बने तो कोई दिक्कत नहीं, सतीश जी भी बना दिया ना, सतीश जी को क्या बना दिया? अध्यक्ष बनाया था, फिर मुख्यमंत्री भी बना दिया। बना दिया? हाँ, बनाया था ना। अच्छा। कहा हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव से पहले दफा कर दिया। तो धोखा है ये? नहीं, धोखा तो उनसे पूछो ना, सतीश जी से क्या है। तो जाटों के साथ तो है ना? नहीं, एज कास्ट के पॉलिटिक्स में आपकी तो
सिंपैथी होगी उनके पास? भाई मेरी कोई सिंपैथी, देखो मैं वो राजनीति नहीं करता किसी कास्ट की, मैं वर्गों की पर सर, राजनीति करता हूँ। अपना वो कुल तो होता है सर, अपना वो कास्ट नहीं तो होती भाई, है, जाति तो होती है। जाति तो है ही के, मेरी कोई जाति लिखेगा तो राजपूत तो नहीं लिखेगा, लेकिन मैं जाति के आधार पर न राजनीति करता न संघर्ष करता। हाँ। मैं किसान वर्ग, ऐसे तो जितने जातियों के मुख्यमंत्री बने हैं तो वो जातियां तो सब समृद्ध हो गई क्या? किसान समृद्ध होगा तो सब जातियां जो किसानी करती है वो समृद्ध होंगी, अगर उनके फेवर में कोई होगा तो। इसलिए ये कहना कि उसके बढ़ने से, लेकिन कोई बढ़ता है तो जाति वाले आप स्वागत करेंगे? नहीं, मेरी पार्टी का स्वागत करूंगा, और मेरी पार्टी को बहुमत आ जाता और फिर नहीं बनाते तो मेरे से सवाल करते, वो तो उनसे सवाल कीजिए जिनका बहुमत आया है। आप क्यों नहीं हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक स्टाइल को किस तरह से देखते हैं? वो अपनी अपनी पार्टियां हैं, अपने अपने पार्टियों के सिद्धांत हैं, उसके अनुसार वो राजनीति करते हैं। नहीं, हनुमान बेनीवाल को किस तरह का नेता देते हैं? जैसे आपने करोड़ी लाल की भले ये बताया कि वो अच्छे नेता है करोड़ी लाल जी। भाई हनुमान बेनीवाल आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, तो हम सब साथ हैं। वैसे साथ नहीं, आपके स्टाइल क्या पसंद है उनकी, यहाँ क्या लगता है? स्टाइल वो उनकी स्टाइल है, मेरी स्टाइल है, किरोड़ी लाल की स्टाइल है, हर आदमी की, हर पार्टी की अलग। नहीं, हर आदमी में होता है कि ये अच्छा गुण है, ये बुरा गुण है। आपको उनका अच्छा क्या लगता है? अच्छा है जब भी तो इंडिया गठबंधन में है, वरना तो पिछला चुनाव उन्होंने एनडीए से लड़ा था। मतलब तो आपके साथ आगे इसलिए अच्छे हो गए, और पहले बुरे थे, इसका मतलब? भाई पूरी जगह थे इसलिए बुरे थे। अच्छा, वो बुरी जगह है। किसान आंदोलन को लेकर के उन्होंने एनडीए बुरी जगह है। हाँ? पहले तो आपको कांग्रेस भी बुरी जगह लगती थी जब आपको गिरफ्तार नहीं, जब परिस्थितियां थी कांग्रेस के खिलाफ लड़े हम। कांग्रेस के राज में हम 19 महीने जेल में रहे। सर, आपकी भी स्थिति हनुमान बेनीवाल जैसी है। आपको पहले कांग्रेस बुरी लगती थी, आप कांग्रेस ताकत में थी ना, कांग्रेस संविधान को कुचल रही थी। कांग्रेस 19 महीने इमरजेंसी लगा करके संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को सबको दरकिनार कर रहे थे, उसके खिलाफ लड़ रहे थे। बताइए, आपने भी कहा, यू जस्ट सेड कि है ना, मुझे कांग्रेस बुरी लगती थी, उस समय मैंने आंदोलन किए, है ना। अभी हनुमान को बुरी लगती थी पहले बीजेपी, मतलब कांग्रेस, अब बीजेपी अच्छी, अब कांग्रेस अच्छी लग रही है। तो सर राजनीतिक स्थितियां हैं, नहीं राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती है ना। तो फिर बुरे सत्ता में कांग्रेस थी, देश के संविधान को पलीता कांग्रेस लगा रही थी, उसके खिलाफ लड़ रहे थे। आज की तारीख में देश के संविधान को तार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। कल जब आप तो उनके खिलाफ लड़ेंगे? हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे? ये कोई गारंटी हमने थोड़ी दे रखी है कि अन्याय करेंगे उसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। हमने कांग्रेस में मर्ज नहीं किया है, इंडिया गठबंधन बनाया है। हमारी पार्टी हमारी कांग्रेस। चुनाव में आप किसके साथ हैं? उपचुनाव में अभी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने वालों के साथ। तो ये तो आपका एजेंडा हो गया। बस एजेंडा है ही कि भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान, एकता। आप तो किसान की बात करते हैं, अमरा राम जी, आपसे इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। आप बता दीजिए, किसान के पक्ष में 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ये बढ़िया काम किया। अभी वो कह रहे हैं भजनलाल जी बजट में बहुत सारी घोषणाएं करती मैंने किसानों। ये है ना, भजनलाल की सरकार के एसडीएम है, ये मेरे आदेश से तो नहीं चलते। आज तो पहली बार। अच्छा, 9 महीने में आपने क्या उठाया किसानों के लिए? संसद में क्या उठा लिया, ग्राउंड पे क्या उठाया, सड़क पे क्या आंदोलन किया? आप इतने 8-2 आंदोलन कर चुके हैं बड़े, अमरा राम जी। मैंने तो आंदोलन करके इनकी सबकी सरकारों को झुकाया है, नरेंद्र मोदी को झुकाया है। झुका किसी 10 साल में किसी से? उस किसान आंदोलन है जो पूरे देश के किसानों से माफी मांगी, किसी एक जाति से, राजपूत, जाट, गुजर से नहीं, पूरे देश के किसानों से माफी मांगी ने, और कानून वापस लिए। कानून बनने के बाद लागू होने से पहले भारत के इतिहास में यही सरकार है जो 303 की सरकार थी, अकेले मेजोरिटी की थी, और वापस लेना पड़ा। अमरा राम ने तो विधायक था, न सांसद था। अमरा राम जी, मेरे दिल में एक सवाल और आ रहा है। आपका जो सवाल लोगे, आपका नाम है अमरा राम, लास्ट में आ गया राम जी। राम मंदिर देश में बन गया, भगवान राम के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? राम के मंदिर हर गांव में बने हुए हैं। राम के नाम से लोगों के भावनाओं का शोषण करके राज सत्ता में आए।
गाय का, राम का, सबको बेच के न आप गांव। राम को कैसे देखते हैं, भगवान श्री राम को? आप अमरा राम, क्योंकि राम आपके पीछे आ रहा है सर। अरे राम का मैं कह रहा हूँ हर गांव में मंदिर है। आप कैसे देखते हैं सर? मेरे को गांव के मंदिर की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपकी भावना मैं क्या है? कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने फिर सर राम मैं के, आपकी भावना की बात कर रहा हूँ, अमरा राम। आप भारतीय जनता पार्टी पे आ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अमरा राम के पीछे राम आ रहा है, अमरा राम। तो वो राम जो शब्द आपके पीछे आ रहा है, आपकी राम भगवान में कितनी आस्था है? आप राम भगवान को भाई कैसे देखते जरूरी हैं? नहीं है कि अमरा राम है। अमरा राम लोगों से राम राम से अभिवादन भी करता है। आस्था किसी का व्यक्तिगत वो है। आपकी आस्था है किसमें? भगवान श्री राम में? बिल्कुल। इसमें आप क्या? अयोध्या में श्री राम विराजमान है, उसमें आस्था है? नहीं, मैं मेरे नाम में ही राम है। भगवान आपकी अमरा राम में आस्था है, राम में नहीं है? नहीं, राम में क्यों नहीं है? कौन कह रहा? मैं तो नहीं कहता। हाँ। आप कह रहे हो कि नहीं आप आस्था। अभी कह रहे हो ना, आपकी राम भगवान में आस्था है? नहीं, मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि किसी धर्म के भावनाओं का शोषण करके राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि की। वो बात ही नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ आपकी राम में आस्था है। बिल्कुल है। हाँ, तो अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना, तो अमरा राम खुश हुए नहीं हुए? नहीं, अयोध्या में पहले राम का मंदिर नहीं था क्या? वो टेंट में विराजमान थे, अब भव्य राम मंदिर बन गया। नहीं, पहले और कई मंदिर हैं, एक ही मंदिर नहीं है। नहीं, राम के तो कई मंदिर होंगे। तो राम जन्मभूमि है ना। तो राम वो वहीं नहीं रुके हैं। आप उसके अभी कह रहे हैं दरगाह शरीफ में भी शिव का मंदिर तोड़ के दरगाह शरीफ भी बनी है। ये मथुरा, काशी और फिर अभी अजमेर तक पहुंच गए। जितने मस्जिद हैं उनके नीचे कोई न कोई मंदिर है, इनको दिखता है। तो ये वहीं बैठे थे क्या उसमें? नहीं, आप राम पे कितना विश्वास रखते हैं ये नहीं बता रहे। मैं तो कह रहा हूँ ना, विश्वास मेरे तो नाम पे ही राम है। हाँ। अमरा राम है। और हर जगह लिखना पड़ता है, हर जगह दस्तखत करना पड़ता है। राम में विश्वास नहीं होता तो अमरा राम कैसे होता? अच्छा, विश्वास पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन वो जैसे राम को बेच के राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ। तो बीजेपी राम को बेच रही है? मतलब बेच दिया, और क्या बेच दिया? जब इस देश के हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्य कहें कि मंदिर पूर्ण होने से पहले प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, और मोदी जी वोट के लिए उसकी अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो नरेंद्र मोदी सर मंदिर तो बनाया ना, मंदिर तो बनाया ना। मंदिर लाखों मंदिर है, करोड़ों मंदिर होंगे। मैं ये कह रहा हूँ जब धर्म अमरा राम की जन्मभूमि सीकर है, तो अमरा राम को सीकर में ही पूजा जाएगा ना सर। आपकी क्यों? आप जिस दिन आप अब तो मैं पूरे देश में हूँ। नहीं, अब तो देश में है सर। जिस दिन देश की संसद है ना, मैं सीकर का ही थोड़ा ही हूँ। जिस दिन ईश्वर आपको बुला लेंगे, यहाँ आपकी मूर्ति यहाँ लगेगी या भारत पे लगेगी पूरे में? अजी मूर्ति कहाँ लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी? मैंने तो जो सवाल उठाए हैं पानी का, ये सारा और पीएसएल ने जो पूरे देश को लूटा है, 12 से लेकर 24 तक किसी ने पार्लियामेंट में नहीं उठाया। वो तो पूरे देश को लूटा है ना, अकेले सीकर को नहीं लूटा है। और 12 से 24 तक किसी ने नहीं उठाया, और सरकार ने भी 25,000 करोड़ में से केवल 100 और कुछ करोड़ रुपए दिया है। तो ये सवाल तो जनता के सवाल है ना। अमरा राम लड़ेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल लोगों की भावनाओं को शोषण करके, सांप्रदायिकता फैला करके, हिंदू मुसलमान करके, 2 बच्चे हिंदू भी लड़ते हैं, हिंदू मुसलमान भी लड़ते हैं, हिंदू सिख भी लड़ते हैं, और जब कोई 2 लड़के स्कूल में पढ़ने वाले भी लड़ते हैं तो उसको लेके खड़े हो जाते हैं। लड़के तो लड़के हैं। हिंदू मुसलमान के साइकिल भी टकरा गई तो भारतीय जनता पार्टी, ये हिंदुओं पे अत्याचार हो गया। अरे भाई, लड़ने पढ़ने वाले लड़के भी लड़ते भी हैं, हिंदू मुसलमान भी लड़ता है, हिंदू सिख भी लड़ता है, और हिंदू एक हो जाओ, और जब दलित मंदिर में जाता है तो लठ लेके सामने आ जाते हैं। जब एक नहीं हो, वोट के दिन सब एक हो जाओ। ये जो राजनीति है, बीजेपी का ये कहना है कि विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने मतलब लोकसभा चुनाव में फेक नैरेटिव फैलाया कि आरक्षण को खत्म कर देंगे और कैसे संविधान खत्म कर देंगे, इसलिए ये हमारी 11 सीटें राजस्थान में भी चली गई। मैं कह रहा हूँ 100 से ज़्यादा आईएएस की छाती पे बैठा दिए, और 45 अभी लेके आए थे प्रस्ताव, वापस लेना पड़ा है। तो और संविधान कैसे बदलते हैं?
जब इस देश की टॉपेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके छाती पे बैठा दिए 100 लोगों को, अपने आरएसएस के लोगों को, तो और संविधान कैसे बदलते हैं? संविधान में आज तक राज्य बनते हुए तो आपने देखे होंगे, राज्य का दर्जा खत्म करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर राज्य की आपने बात की, आपकी गठबंधन से चुनाव लड़े राजकुमार वो कह रहे हैं मैं भील प्रदेश बनाऊंगा, अलग से प्रदेश। आपको लगता है कई बने राजस्थान हैं। के 2 टुकड़े होने चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ, मैं न चाहते हुए भी बने हैं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है, बिहार से झारखंड बना है, वो नहीं, जाति झारखंड के बना। नाम पे कौन सा प्रदेश बना? नहीं, जाति के नाम से कौन सा प्रदेश वो है? भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं ना, एक कास्ट के नाम पे। मैं कह रहा हूँ राज्य तो बने हैं। तो आप उनके साथ हैं, राजकुमार राउत के साथ? मैं राजकुमार राउत की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कश्मीर का राज्य का दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया। इससे बड़ा संविधान विरोधी काम क्या होगा? कोई भी देश का संविधान ये कहता है कि असेंबली का अगर उसको डिवाइड करने का प्रस्ताव देगी तो संसद उसको पास करेगी तो डिवाइड होगा। उपचुनाव में आप कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेंगे? नहीं तो बीजेपी को हराने वाला होगा उसका प्रचार करेंगे। कांग्रेस का क्यों नहीं करेंगे? कांग्रेस लड़ेगी, कांग्रेस का भी करेंगे। आपकी पार्टी भी लड़ेगी, कुछ विचार है? नहीं, वो तो पार्टी बैठेगी, जब डिक्लेयर होगा जब विचार करेंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को जो इंडिया गठबंधन है वो मिलकर के लड़ना चाहिए। हमारी पार्टी का ये स्पष्ट मत है और भारतीय जनता पार्टी परास्त होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये ड्रामा है, मतलब जनता को बेवकूफ़ बनाने का। चुनाव तो 47 से पहले अंग्रेज़ों के राज में होते ही नहीं थे, राजशाही में नहीं होते थे, बढ़िया था। क्या तर्क दे रहे हैं कि बहुत खर्चा होता है? खर्चा 1 रुपया ही नहीं होता था। जब राजा जयपुर का महाराजा था चुनाव होता था, सीकर का राजा था कोई चुनाव नहीं होता था, जब तो बहुत विकास हो रहा था ना। तो जनतंत्र है, उसमें चुनाव में खर्च भी होगा और खर्च नहीं सर, एक तर्क ये भी दिया जा रहा है, ये लोग भी बोलते हैं कि बार बार आचार संहिता लग जाती है तो उन लोगों के काम रुक जाते हैं। कितने दिन? 5 साल की सरकार होती है तो साल भर तो आचार संहिता में निकल जाता है लगभग। आपको लगता नहीं है अभी जैसे अब उपचुनाव आएगा, फिर आचार संहिता, फिर वो पंचायत के चुनाव आ जाएंगे? चुनाव तो एक साथ करा दोगे, मर जाएगा तो फिर चुनाव नहीं कराओगे 5 साल तक। मान लो आज कोई चुना गया और हाँ सही बात है, अभी 1 महीने बाद मर जाएगा, अभी डेथ हुई तो चुनाव नहीं कराओगे। अमृतलाल मीणा की भी डेथ हुई, वहाँ पे उनकी भी डेथ हुई है, जुबेर खां की हुई है। तो फिर मतलब एक साथ कराने के बाद तो फिर चुनाव होगा ही नहीं। उनका ये तर्क था, पैसे का भी तर्क था और भी तर्क थे, मतलब नहीं, और क्या तर्क था? पैसे के अलावा और क्या तर्क था? उनका तर्क ये कि है कि जनता अपनी समस्याओं की तरफ से ध्यान रख जाए। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन नेता, सीधा राष्ट्रपति। अच्छा सर, ये 17 तरह की तो भाषाएं बोलते हैं। कितनी ये भारत जिस तरह का संघीय व्यवस्था है ना, कोई क्या खाता है, कोई क्या पीता है, कोई क्या पहनता है, 17 तरह की तो भाषाएं मान्यता प्राप्त है देश के संविधान में, देश की संसद में। सर एक वो बताइए, मुख्यमंत्री भजनलाल चुने गए हैं, आप मुख्यमंत्री को कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री है ही नहीं। मुख्यमंत्री कहाँ है? सरकार चल रही है। मतलब जिस तरह की बिजली की कटौती, तो 14,000 मेगावाट की ज़रूरत है और 29,000 मेगावाट बिजली बढ़ती है, और लोग गाँव में गर्मी में जिस तरह की कटौती, और अभी रिसेंट 5 दिन पहले मैंने देखा है, मतलब 1,000 मेगावाट उत्तर प्रदेश को बिजली बेच रहे हैं और यहाँ के लोगों को गर्मी में रोटी बनाने और खाने के वक्त बिजली नहीं मिलती। मतलब इससे ज़्यादा कोई सरकार कौन चला रहा है? सरकार कोई चला ही नहीं रहा। एडमिनिस्ट्रेशन भी आप देखो, जितने RAS IPS हैं उनसे 4 गुना ट्रांसफ़र कर दिए 8 महीने। मतलब ट्रांसफ़र भी कौन करता है? मतलब आप RAS को तहसीलदार तो नहीं बना सकते, या बना देंगे? या तहसीलदार है उसको पटवारी तो नहीं बना देंगे? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तहसीलदार रहेगा, SDM रहेगा, RAS रहेगा। ये तो नहीं है कि उसको रिवोट कर देंगे आप। यहाँ नहीं है वो वहाँ होगा, वहाँ नहीं है तो वहाँ होगा। आप एक दफ़ा कर दीजिए।
मतलब एक व्यक्ति के 4-4 ट्रांसफर, 3-3 ट्रांसफर। क्यों हो रही है, आपको क्या लगता है? मुझे तो पता नहीं, या तो भजनलाल जी बता सकते हैं। मतलब सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है। दिल्ली से आदिम बैठा रखा है, पंत साहब हैं, वो रोज़ बदलते हैं पंजी चला रहे हैं अकेले सरकार। और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो हालत हो रही है बिजली हनुमान की, मिनीवाल बोल पानी, रहे 5 जने चलाते हैं सरकार, 5 जगह से चल रही है। ही नहीं। सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है, वो तो अपने आप राम भरोसे है। कुछ बिजली नहीं, पानी नहीं। मैंने पहली बार मैं 40 साल में देख रहा हूँ, गर्मी के वक्त जो कंटीजेंसी होती थी, हर ज़िले को फंड देते थे, जो भी अर्जेंट आवश्यकता होती थी कलेक्टर उसमें सैंक्शन करता था। पहली बार है जिसमें कोई कंटीजेंसी का पैसा नहीं। क्यों, ऐसा क्यों होता? तो सरकार है ही नहीं, तो कौन सरकार, कौन नहीं है अपने सरकार? आप ही चल रही है। चला कोई नहीं कौन, रहा। राम भरोसे चल रही है क्या? राम का तो भरोसा तो होता तो ऐसा नहीं होता। लोग कहते हैं राम के राज में तो ऐसा नहीं होता। तो रोज ही बदल रहे, मतलब एक एक आदमी के 4-4 ट्रांसफार्मर। तो भजन लाल जी तो कहते हैं कि राम राज्य है, मैं खुद घूम रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, हेलीकॉप्टर राम में राज्य यात्रा तो कर। हो रहा है ना, दिन दहाड़े लोगों की चैनें लूटी जा रही है। उस भजन लाल जी के नाक के नीचे मर्डर हो रहे हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, अपराधी मस्त हैं, जनता भयभीत है। लिख जरूर रखा है थाने पे, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। भय। अपराधियों में तो कोई भय नहीं है। हरियाणा से शराब चलती है, राजस्थान को पार करके गुजरात जाती है, वहाँ भी राम राज्य है, यहाँ भी राम राज्य है। और आज तक तो 8 तारीख को रिजल्ट निकल जाएगा, आज तक तो हरियाणा में भी वही है। आराम से जो राम भगत हैं उनकी शराब टैंकर के टैंकर भर के पूरे राजस्थान से क्रॉस करके जा रहे राम हैं। भगत अभी कौन? जो 10वीं पास नहीं है, राम वो भगत, राम पे क्यों सवाल उठा रहे हैं आप? राम भगत मानी तो नकली राम भगतों को कह रहा हूँ मैं। राम भगत नहीं है, नकली राम भगत है। कौन राम नकली? भगत होते हैं, कौन है नकली राम भगत? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आप असली हैं? नहीं, असली मेरे तो नाम के आगे ही राम है, इससे ज़्यादा और क्या सबूत होगा भाई। वो राम को बेच के खा गए, गाय को बेच के खा गए। गाय आज जिस तरह से मर रही है, आज आप अंदाजा कीजिए। आज तो आप भी गाय को उनके माता मानते हैं? हैं? गाय को माता मानते हैं? गो माता तो माता थी, गाय गो माता तो मानते हैं ना आप? आदमी की माता गाय कैसे हो सकती है? फिर भैंस क्या बढ़िया होगी यार, बकरी चाची होगी? आप गाय को माता नहीं मानते मतलब? नहीं, गाय माता, मेरी माँ कैसे हो सकती? मेरी माँ तो माँ थी। गाय माता होगी तो फिर भैंस क्या होगी, मुझे तो ये बता दो आप। और फिर बकरी क्या होगी? दूध उसका भी पीते हैं। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया, इसलिए गाय को माता बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी बोलती है ना? नहीं, सभी बोलते हैं, कुछ लोग नहीं, बोलते हैं। सब कौन बोलते हैं? मतलब कुछ लोग ये बोलते हैं, मतलब हिंदू धर्म में गाय की पूजा होती है। आदिवासी भी करता है ना गाय की पूजा, सर। प्रकृति की पूजा करता है, वनों की पूजा करता है। ऐसे कोई गाय की पूजा नहीं करता। आप नहीं करते? आदिवासी करता है। मुझे राजकुमार रोत ने बोला मैं गाय की पूजा करता हूँ। नहीं, राजकुमार करता है, इसका मतलब आदिवासी नहीं करते। मैं आदिवासी राजकुमार रोज से ज़्यादा गया हूँ आदिवासियों में। वो अपने देवियों की पूजा करते हैं, उनका कोई भी गाय की पूजा नहीं करता। राजकुमार रोत तो ये भी कहते हैं मैं हिंदू नहीं हूँ, गाय की पूजा करते हैं। वो राजकुमार क्या कहता है वो राजकुमार जाने, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का ये कुशासन है, आज तक मैंने 40 साल में नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी भैरव सिंह का राज भी था, वसुंधरा का राज भी था। तो बेटर थे वो इससे? मतलब राज तो था आगे, ये तो राज ही नहीं है। कैसे नहीं है? सुबह से घूमते हैं लोग, क्या हो क्या रहा है? मतलब क्या घूमते? न पानी है न बिजली है। सुबह से कौन घूमता है? चीफ मिनिस्टर साहब घूमते, घूमने के लिए लाइसेंस मिला हुआ, बाकी कुछ नहीं। तो घूमने वाले सीएम है वो? हैं? घूमने वाले सीएम है खाली? अब घूम ही रहे हैं, और तो क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं। जयपुर से दिल्ली और बाकी राजस्थान में चक्कर लगाते हैं, अभी हरियाणा में लगा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में यहाँ मेरे खूब लगाया उन्होंने चक्कर। अच्छा, 15 दिन में 6 दफा आए। तो मैंने कहा यहीं बैठ जाओ, जाने की जरूरत ही नहीं है। और कई मुख्य नायब सैनी को आपके आपने तो उनको चक्कर दिला दिए। हमारा राम जी चक्कर लगाने वालों को चक्कर दिला दिए। 11 नहीं, जनता दिलाने वाली है। वो उन्होंने जो झूठ बोल करके वोट लिया था,
वो तो कहते थे 3 लाख से जीती है हमारी भारतीय जनता पार्टी, 50 से जीत गई ने, 3 लाख को क्रॉस करके 74,000 से। बेचारे संत तो सीधे थे, आपके सामने चुनाव लड़े। सीधे, उससे ज़्यादा सीधे क्या हो सकते हैं। इस देश की संसद में हमारे जवान जो शेखावाटी के सबसे ज़्यादा भर्ती होते थे, उनको अग्निवीर बनाया गया, होगे खड़े होके भी ये कह देते हैं नहीं ये बुरी बात है, तो भी बात समझ में आ जाती है। अग्निवीर पे विरोध क्यों है आपका? क्या विरोध है आपका? नहीं, अच्छा क्या है अग्निवीर? वो तो कह रहे कुछ चेंज भी कर रहे हैं, कुछ कह रहे थे भी। क्या चेंज कर रहे हैं? कुछ चेंज करने के लिए बोल रहे थे कुछ। नहीं, क्या चेंज कर रहे हैं? अग्निवीर समाप्त कर रहे हैं? नहीं, उसमें कुछ नहीं, अग्निवीर बढ़िया क्या बताते हैं वो बता दें मेरे को। तो मैं तो संसद में भी 70 में छोटा जरूर था, राजनाथ सिंह जी वहीं थे, हमने तो पूछा भाई बताओ आप इसमें बढ़िया क्या है, अग्निवीर क्यों लाया गया है, किसके कहने से लाया गया? आपको क्या लगता है क्यों लाया गया? मतलब तहस नहस करना देश की जवानों को, और विशेष तौर से वही किसान और मजदूर का बेटा जाता था। जवान कोई भी, मैं समझता हूँ धनाढ्य अंबानी अडानी टाटा बिरला का बच्चा नहीं जाता, और उस किसान की इनकम किस तरह से समाप्त, काले कानून, भूमि अधिग्रहण, अग्निवीर, कौन जाता था? मैं समझता हूँ टाटा बिरला का एक भी बेटा जवान है क्या? 500 कंपनियां जिनको 5 लाख करोड़ रुपए उनके ट्रेनिंग के नाम से देंगे, एक भी उन 500 कंपनियों को जिनको देंगे उनका एक संबंधी भी अगर फौज में जवान है तो मुझे बता देना। अग्निवीर इसलिए लाए हैं कि इस देश के किसान की रीढ़ की हड्डी कैसे तोड़े, सांप्रदायिक दंगा करके उन अल्पसंख्यकों के रोजगार पे सबसे ज़्यादा हमला करते हैं आजकल, उनकी दुकानें तोड़ने का, उनके घरों का तोड़ने का। जो सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया, मतलब सरकार जज नहीं है, किसी ने अपराध किया उसका घर तोड़ने का, बुलडोजर राज करने का, ये किसने कहा है? आप अभी कह रहे थे ना वो पुलिस में जाता, कंप्लेंट लिखाता, फिर उसका निर्णय होता। अब तो सरकारें बुलडोजर चला रही है। किसी अपराधी के घर को तोड़ना न्याय संगत है? अशोक गहलोत ने भी तोड़ा। वो एक मेरे को ध्यान है, कोई पेपर लीक का मामला था, वो रेंट पे रह रहा था और बेचारे जिसका मकान नहीं था, गैर कानूनी रूप से बना हुआ था, वो नहीं तोड़ा। भाई, जिसका मकान मान लीजिए मैं आपका मकान रेंट पे ले लूं, मैंने अपराध कर दिया तो आपका मकान क्यों तोड़ देगी? मैं ये कह रहा हूँ किसी का गैर कानूनी तरीके से अरे बना हुआ तो 5 साल से 10 साल से था। मुझे बताइए, बुलडोजर के नाम से, बुलडोजर गलत है ना? चाहे कांग्रेस चलाए चाहे बीजेपी चलाए, आप मानते? भाई किसी के भी अपराधी के बुलडोजर का मतलब है कि आप कह दो कि रास्ता रोक कर कोई मकान बना लेगा, नेशनल हाईवे। सर मेरा सवाल दूसरा है सर। हाँ, तो बुलडोजर राजनीति है, उसके सख्त खिलाफ। कांग्रेस बीजेपी कोई भी करे, अशोक गहलोत ने भी गलत किया इसका मतलब? अशोक गहलोत ने गलत किया इसका मतलब? नहीं, कौन सा गलत किया? मैं कह रहा हूँ वो, मेरी बात सुनिए ना सर। अशोक गहलोत ने गलत ये किया, मतलब रेंट पे मैंने मकान ले लिया, मैंने अपराध कर दिया, आपका मकान ले लिया। ना वो रेंट वाला वो अभी तोड़ा है ना? नहीं, इन्होंने भी तोड़ा, अशोक गहलोत ने भी तोड़ा। कौन सा? वहाँ टोंक रोड पे जहाँ पे कोचिंग थी, कोचिंग वाला माफिया था एक। कोचिंग वाला माफिया था। वो बिल्डिंग जो कोचिंग की कॉलेज की बनी हुई थी गैर कानूनी, तो 20 साल से 10 साल से पड़ी थी, जब क्यों नहीं याद आई? पड़ी थी। अमरनाथ जी, मेरा एक सवाल है, 2 सवाल, अंतिम सवाल है कि आप बात कर रहे थे एमएसपी की, आपने बात ठीक की, किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य मिलना चाहिए। एमएसपी की लगातार किसान राजस्थान में मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ व्यापारी भी बिचौलियों हैं जो किसान को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं देते। ऐसे जो बिचौलियों हैं उन पर क्या कहना है आपका? नहीं, वो तो व्यापारी है, पर्सनली वो अपने मुनाफे के लिए दुकान चलाता है। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, व्यापारी की बात नहीं कर रहा। ये तो पूरा सिस्टम ही अंबानी अडानी को दे रहे थे। कानून बाद में बने और साइलो गोदाम पंजाब और हरियाणा में पहले बन गए। तो सरकार कौन चला रहा है? अंबानी अडानी। मतलब कानून बाद में बने, साइलो गोदाम पहले बनने शुरू हो गए। इसका मतलब सरकार जो 2 के लिए 2 चला रहे हैं, वो एकदम स्पष्ट हो गया। अमराराम जी, आप इतना खुलकर बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बोलते हैं, चाहे कोई भी सरकार सत्ता के आप खिलाफ रहते हैं। आप अडानी की बात कर रहे हैं, अशोक गहलोत ने भी अडानी को काम दिया, एनर्जी का काम यहाँ पे दिया राजस्थान। नहीं, अशोक गहलोत ने दिया तो मैंने तो नहीं दिया। तो उनका भी विरोध कीजिए आप। एक तरफा क्यों बोलते हैं आप? नहीं, क्यों नहीं करते भाई?
आप अंदाजा कीजिए ना, 2014 में गौतम अडानी की कौन सी पोजीशन थी? 500 में भी नहीं थे, और अब मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ गए। सब कुछ लुटाया ना मोदी ने? नहीं लुटाया गया, और उसमें गहलोत ने भी दिया होगा। और अब कितने हजार हेक्टर अभी रिसेंट दिए, और यहाँ के लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं, और कंपनियां बाहर बेच रही हैं। कितने हजार हेक्टर ज़मीन अभी रिसेंट जो कैबिनेट की बैठक हुई है, भजन लाल जी ने उनको दी। क्यों दिए भजन लाल जी? उनके यार हैं इसलिए दिए, और तो क्यों दिए? बड़ी भजन लाल जी के दोस्त हैं? हाँ, भजन लाल जी क्या भारतीय जनता पार्टी के हैं? भजन लाल तो एक मोहरा बेचारा वो क्या है अच्छा, बैठा हुआ मोहरा है। मतलब बैठा हुआ मोरा मतलब मतलब आप जिस भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हो, उन विधायकों की ये भी नहीं प्रस्ताव लिया कि भाई हाईकमान जिसको तय कर देगा। मतलब कांग्रेस पहले कभी विधायक जो राय देते थे उसके अनुसार अपने नेता चुनते थे। फिर उन्होंने सिस्टम ले आए, भाई हाईकमान के लिए एक लाइन का प्रस्ताव पास, वो भी बीजेपी तो पास नहीं कराती। पर्ची वसुंधरा जी के हाथ में दे दी, बदलाल जी का नाम पढ़िए, और तीनों मुख्यमंत्रियों का नाम पढ़ा गया। ये कौन सा जनतंत्र है? ये कौन सा तंत्र है फिर? ये राजतंत्र संविधान तहस नहस करने वाला तंत्र। आप बताइए, जिस संविधान में साफ प्रावधान है कि जो भी विधायक चुने जाएंगे अपना नेता चुनेंगे। अच्छा, ये है प्रावधान? हाँ, और बहुमत। तो फिर आपने पीआईएल क्यों नहीं लगाई? जब आप कह रहे हो संविधान में प्रावधान है, संविधान में लिखा हुआ है, और आपने ये पीआईएल लगानी चाहिए? पीआईएल से अरे तो आवाज तो उठाओ, किस कानून की बात? आवाज तो ये आवाज ही उठा रहा हूँ मैं आवाज ही उठा रहा हूँ, लेकिन जब तार तार आप कर रहे हैं। अच्छा, संसद में मुद्दा उठाएंगे पर्ची वाला जो कह रहे हो आप, कि पर्ची से मुख्यमंत्री 3 बना दिया, आप कह रहे हो? नहीं, संविधान संसद का तो ये मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं है सर? आप कह रहे हो संविधान की में लिखा हुआ है। संविधान तो तार तार कर ही रहे हैं, तो ये मुद्दा नहीं उठाएंगे पर्ची वाला? मुझे आप बताओ, वक्फ में संशोधन का कानून लेके आए, तरक क्या दिया? वो बोरा हैं, वो पिछड़े हुए हैं, 10 साल में उनको पिछड़े हुए मुसलमान नहीं दिखाई दिए। तो अब जब उनको झटका लगा है ना, जब उनको याद आया है वक्त की संपत्तियों पे किस तरह से कब्जा किया जाए, किस तरह से मुसलमान को मुसलमान से लड़ाया जाए, जो बांटो लूटो राज करो जो अंग्रेज करते थे, वही भारतीय जनता पार्टी की। 10 साल में कोई पिछड़े मुसलमान की बात याद नहीं आई, मुसलमान को एक टिकट नहीं दिया। पूरे 405 टिकट भारतीय जनता पार्टी क्या बात कर रहे हो? मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी ने बढ़िया खोल रखा है, बढ़िया मोर्चा खोल रखा है, टिकट नहीं देंगे। आप बता दो, 2 चुनाव हुए हैं यूपी में, 405 भारतीय जनता पार्टी की टिकटें थी, एक भी मुसलमान का नाम बता दो जिसको टिकट दिए। और अब उनको प्यार जगा है, मतलब उन महिलाओं के 3 तलाक से महिलाएं त्रस्त थी, तो मोदी जी की घरवाली त्रस्त है, उसके लिए कानून बना दो, एक मोदी जी को जेल में भेजो वो त्रस्त नहीं है क्या? अपनी सास की अंतिम यात्रा में नहीं आने दिया मोदी ने। इससे ज़्यादा महिला विरोधी क्या होगा? होगा कोई? वो अभी भी अपने को पति मानती है, नरेंद्र मोदी को अपने सास को सास मानती थी। जब देहांत हुआ, इससे ज़्यादा हिंदू विरोधी क्या होगा? तो और अपनी माँ मरी, उसने मुंडन नहीं कराया। एक बात बताओ, 3 तलाक कहाँ सही है? 3 तलाक नहीं, 3 तलाक सही नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी शादी करके उसको अपनी माँ के दाह संस्कार में यशोदा बेन को 3 तलाक से मोदी पे आ जाते हैं, जल्दी से इधर उधर करते हैं आप। नहीं, मोदी ने लाया ना 3 तलाक खराब है, और मोदी वाला तलाक क्या ठीक है क्या? वो तो रहे ही नहीं ना उनके साथ, एक दिन भी कौन है? नहीं रहे। नहीं, वो नहीं रही कि ये नहीं रखे। अब ये तो इनके अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं पता, ये तो मेरे को पता है ना। अच्छा, आप जब आपकी उसकी माँ के दाह संस्कार में वो जाना चाहती थी, वहाँ नहीं जाने दिया, पुलिस से घेर के बैठा दिया। इससे ज़्यादा जनतंत्र विरोधी क्या होगा? ये संविधान है।
किसी व्यक्ति को किसी की मैयत में नहीं जाने दे, और वो भी अपनी पत्नी को नहीं जाने दे, जिसके फार्म में लिखा है जसोदा बेन। पार्लियामेंट का फार्म भरा है ना 3 बार, अभी 2 बार में लिखा, पहले नहीं लिखा। तो चुनाव आयोग ने कह दिया कोई कॉलम झूठा नहीं होगा, रिक्त अच्छा, नहीं होगा। सर एक बार बताइए लास्ट सवाल सर, स्वर्गीय राजेश पायलट किसानों के बड़े नेता थे, सचिन पायलट उनके बेटे हैं, किस तरह से देखते हैं पायलट की राजनीति को? बड़ा संघर्ष किया, युवाओं के लिए मुद्दे उठाए, अपनी सरकार में भी, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं हर सरकार के खिलाफ, अपनी सरकार में मुद्दा उठा लिया उन्होंने। नेता तो हैं पायलट, आपको है क्या ही नेता, क्यों नहीं? कैसे लगते हैं आपको? बढ़िया। और राजेश पायलट की राजनीति को आप किस तरह से? राजेश पायलट तो ज़मीन से उठे थे, वो किसी विरासत की राजनीति नहीं की। तो सचिन पायलट विरासत की राजनीति कर रहे हैं? विरासत है ही, उनका नाम राजेश पायलट के साथ ही जुड़ा हुआ है। संघर्ष तो किया ना सड़कों पर? नहीं, पढ़ने के बाद किया, वो बात अलग है, लेकिन संघर्ष करके एमपी नहीं बन गए थे वो अजमेर से। तो राजेश पायलट के बेटे थे, राजेश पायलट की मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट में, उसके बाद में उसकी माँ जीत के तो आई। इसका मतलब तो बीजेपी सही आरोप लगाती है कांग्रेस के परिवारवाद का, कहती है गांधी परिवार का। कांग्रेस तो नहीं लड़ाती क्या? हाँ, बीजेपी तो नहीं लड़ाती क्या? बीजेपी अभी हरियाणा में सब उन्हें नेताओं के बेटों को दिए हैं, तो वो परिवारवाद नहीं है। मतलब हम करें तो ठीक और वो करें तो गलत। मतलब कांग्रेस किसी नेता के बेटा को दे दे तो परिवारवाद, और भारतीय जनता पार्टी दे तो वो परिवारवाद नहीं है। तो मतलब हरियाणा में कितने को दिया है? तो बीजेपी में हो रहा है परिवारवाद? पूरा ही हो रहा है भाई। किसी का परिवार का कोई नेता है और उसका बेटा लड़ता है, तो मैं तो नहीं समझता कि वो बहुत बुराई है। वो बुराई समझते हैं तो वो तो बुराई आपको उनको नहीं करना चाहिए ना। आज तो मोदी जी का सर्वे सर्वा है। आप परिवारवाद के समर्थक हैं? नहीं, मैं हूँ कि नहीं हूँ, मैं किसी के समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो आपने कहा ना, बीजेपी अच्छा कहती है कि कांग्रेस परिवारवाद करती है। आपका विचार क्या कहता है? कम्युनिज्म क्या कहता है? कम्युनिज्म तो कहता है जो सक्षम है वो आगे बढ़े, चाहे वो किसी का बेटा हो बेटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है। तो ये थे कम्युनिस्ट नेता अमरा राम, जिन्होंने बड़े खुलकर हमारे से बातचीत की। आपने देखी इनकी बातें, इनकी स्टाइल, और ज़बरदस्त इन्होंने खुलकर बात की। और दिल के बड़े राजा आदमी खुलकर बात करते हैं, हुक्का पीते पीते बात करते हैं, जैसे हैं किसानों के बीच में वैसे रहते हैं। तो आप हमारा ये अगर कार्यक्रम हमें अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा अमरा राम जी को सुनकर, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।